हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 24वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग भारत में जो कृषि क्रांतियां हुई हैं उनके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। अब आप सभी को पता होगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर आप देखेंगे यूपीपीसीएस या फिर यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित कराए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के, तो वहां पर आपको एक चीज गौर करने लायक है कि भारत में जो भी कृषि क्रांतियां हुई हैं उनके संदर्भ में हमेशा एक सुमेलन वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सुमेलन वाला मतलब जहां पर कि आपको सुमेलित करना पड़ता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग यहां से बनने वाले प्रश्नों की बात करें तो सबसे जो मुख्य प्रश्न है वो यही बनता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। और यहाँ पर जो पढ़ने का हमारा पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग जो हरित क्रांति है और जो द्वितीय हरित क्रांति है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जो श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन के लिए जो हुई थी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाद बाकी जो भी क्रांतियां हुई थी उनके संदर्भ में हम बस इतना जान लेंगे कि ये क्रांति किससे संबंधित थी। तो इसके बाद आपका जो भारत में जितनी भी कृषि क्रांतियां हुई हैं उनके संदर्भ में जो अध्ययन है वो पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी भारत में हरित क्रांति की जो डिटेल है वो। तो देखो, हरित क्रांति भारत में हुई थी 1968 में। बहुत बार आपको ऐसे करके भी दिखता होगा 1966 से 1969 तक ऐसे। तो ये पूरा पीरियड भी हरित क्रांति वाला था क्योंकि यहाँ पर पूरी हरित क्रांति की प्लानिंग की गई थी। तो इसको याद रखना, 1966 से 1959 तक बहुत बार विकल्प में ये भी मिलता है। लेकिन एक्चुअल में जो हुई थी, यानी कि हुई क्या थी, इसमें ये हुआ था कि गेहूं के कुछ बीज लाए गए थे। कहां से? मैक्सिको से। याद रखना, गेहूं के बीज लाए गए थे मैक्सिको से। ये बीज कैसे थे? ये उन्नत बीज थे। बहुत बार इनके लिए आपको HYB बीज भी लिखा हुआ मिलेगा। हाल ही में जो पिछला पैट हुआ था उसमें इस HYV का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1968 में मैक्सिको से उन्नत बीज मंगवाए गए और उन्हीं बीजों के माध्यम से जो भारत में गेहूं का एकदम मतलब बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ उसी को भारत में हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ था ये 1968 में हुआ था। बाद बाकी हरित क्रांति की जो पूरी प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करना, तो ये सारी जो चीजें हुई थी ये 1966 से 1969 के बीच में हुई थी। तो बहुत बार विकल्प में आपको ऐसा भी मिलेगा कि इस तरीके से दिया जाए और बहुत बार सीधा 1968 भी मिलेगा। तो इस बारे में आप लोग विशेष ख्याल रखना। अब भारत में मैक्सिको द्वारा लाए गए इन बीजों से जब एकदम से उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ा तो अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत में भी कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हो गई। अब यहां पर 3 नामों के संदर्भ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 नाम हैं। एक तो हो गए डॉक्टर विलियम गॉड, दूसरे हो गए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और तीसरे हो गए MS स्वामीनाथन। अब देखो, जब भारत में मैक्सिको से लाए गए उन्नत बीजों से हरित क्रांति हुई तो इसे हरित क्रांति की संज्ञा सिर्फ दी है डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। लेकिन अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम हरित क्रांति का श्रेय जिस व्यक्ति को देना चाहें तो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ध्यान रखना, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है?
ये दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो तीनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बाद बाकी यूपीपीसीएस ने आई थिंक 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब घोषित किया गया है या फिर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने काम तो कृषि के क्षेत्र में किया, तो फिर इनको शांति में कैसे मिल गया। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एक फैक्ट था। तो इसको याद कर लीजिए कि जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी वह सिर्फ गेहूं और बहुत ही थोड़े हद तक धान के ऊपर थी। बाद बाकी ऐसा नहीं था कि सभी फसलों के बीज लाए गए थे और सभी फसलों के उत्पादन में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसा नहीं था। हरित क्रांति सिर्फ संबंधित थी मुख्य रूप से गेहूं पर और कुछ हद तक धान के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1968 में या फिर इस दौरान जो हरित क्रांति का दौर चला था, तो उससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, यानी कि कौन से वो क्षेत्र थे जहां पर हरित क्रांति को लागू किया गया था और इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर उत्पादन में बढ़ोतरी की गई थी। तो वो क्षेत्र कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा नहीं था, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, और राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला था। ठीक है। तो यहीं पर इस हरित क्रांति का व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा था। अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी आगे ये फैक्ट आएगा भी, कि हरित क्रांति की जो सफलता का कारण था वो क्या था? अधिक उपज देने वाले बीज जो कि बाहर से मंगवाए गए थे। और मैंने ये बता ही दिया है कि HYV पेट में पूछा गया था, तो हो सकता है यहां भी कहीं पूछ लिया जाए। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हरित क्रांति की सफलता के कारण थे। और क्या था? बेहतर सिंचाई व्यवस्था। अब देखो 1968 के दौर में अगर हम देखें तो भारत में जो कृषि थी, आज भी अगर हम कह लें, और आज से अगर हम लोग इतने पहले की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई व्यवस्था नहीं थी भारत के अंदर। तो कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे जहां पर की सिंचाई व्यवस्था थी, तो वहीं पर ये हरित क्रांति पनप सकी। और आज भी आप देखेंगे तो भारत में वर्षा पर आधारित कृषि ही होती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ठीक है। तो हरित क्रांति की सफलता का कारण थे अधिक उपज देने वाले बीज और बेहतर सिंचाई व्यवस्था। तो सिंचाई व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अच्छी मिल गई। तो यहीं पर इस हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो हो सका। बाद बाकी जो पूरा भारत था वो इससे अछूता रहा। बाद बाकी भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली भी पूछी जाती है। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। अब क्यों? क्योंकि पंतनगर में 1960 में भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसका उद्घाटन भी पूछा जाता है। तो इसका उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जहां पर कि हरित क्रांति की प्लानिंग की गई थी, और पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही थी किस तरीके से भारत में फसलों में व्यापक स्तर पर उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो ये बात हो गई हरित क्रांति की। लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, बाकी आपके सामने लिखी हुई हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के बारे में। तो जो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार था वह 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। बाद बाकी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने भी एमएस स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। ठीक है, बाद बाकी एमएस स्वामीनाथन की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो इस किताब का नाम याद रखना। तो इनके संदर्भ में 3 फैक्ट हैं कि प्रथम खाद्य पुरस्कार इनको ही दिया गया था 1987 में। बाद बाकी यूएनईपी ने इनको आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है और इनकी किताब है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए एमएस स्वामीनाथन के संदर्भ में, और ये हो गई आपकी हरित क्रांति। अब देखो, हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति भी हुई थी। तो देखो, पहली हरित क्रांति में क्या हुआ था कि सिर्फ गेहूं पर प्रभाव पड़ा, गेहूं के उत्पादन पर, और कुछ हद तक धान पर, बाद बाकी और इसमें कुछ नहीं किया गया। तो जो आगे प्लानिंग करी गई कि अब हम हरित क्रांति को सभी फसलों पर लागू करेंगे, सभी जो कृषि का जो ढांचा है उस पर कार्य करेंगे, सभी फसलों के उन्नत बीजों पर कार्य करेंगे, सभी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था पर काम करेंगे। ठीक है, तो जो आगे ये चीजें की गई तो इनको द्वितीय हरित क्रांति की संज्ञा दी गई और इसकी शुरुआत की गई 1990 में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहली हरित क्रांति में सिर्फ गेहूं और धान, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों और कृषि उत्पादों को शामिल किया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि सभी फसलों और सभी कृषि उत्पादों पर जब ध्यान दिया गया या फिर इनको शामिल किया गया तो इसे सदाबहार क्रांति की संज्ञा भी दी गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। अब देखो, जो प्रथम हरित क्रांति थी वह सिर्फ गेहूं के उत्पादन से ही संबंधित थी, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में आप देखेंगे तो फसल प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशकों के प्रयोग पर बल, कृषि विकास हेतु आधारभूत संरचना पर बल, कृषि हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, इन सभी बातों पर इसमें ध्यान दिया गया था। यानी कि इसका जो क्षेत्र था वो प्रथम हरित क्रांति से बहुत ही ज्यादा व्यापक था। ये सिर्फ किसी एक दो फसल के उत्पादन से संबंधित नहीं थी, बल्कि ये भारत के पूरे कृषि का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा करने पर इसमें फोकस था। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ उत्पादन की बात ना करके फसल प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशकों, कृषि विकास हेतु आधारभूत संरचना, कृषि का जो संस्थागत ढांचा होता है उसको मजबूत करना आदि पर बल दिया गया था। तो ये हो गई आपकी द्वितीय हरित क्रांति, डेट याद रखना 1990 में, और सदाबहार क्रांति की संज्ञा इसे दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित थी दूध में उत्पादन से, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से। ठीक है, इसकी शुरुआत देखो कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1964 और 1965 में, और इसे सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब श्वेत क्रांति में तेजी लाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन जो फ्लड है ये काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो 1970 में ये ऑपरेशन फ्लड चला था, इसके जो सूत्रधार थे या फिर इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में जो आज आप व्यापक स्तर पर ये दुग्ध का उत्पादन या दूध का उत्पादन देखते हैं उसके सूत्रधार यही व्यक्ति थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें आप देखेंगे तो मिल्क मैन भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्मदिन है वो 26 नवंबर को होता है और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिन है वो 26 नवंबर को होता है और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। बाद बाकी इनको मिल्क मैन की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में भारत दूध के उत्पादन में सबसे टॉप पर पहुंचा। ठीक है, अब देखो यह जो आगे देखते हैं ऑपरेशन फ्लड था, यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ। नेतृत्वकर्ता इसके थे या फिर सूत्रधार कह लीजिए कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये जो ऑपरेशन फ्लड था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। और ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण में देश के 4 सबसे बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ग्राहकों के साथ भारत के 18 सर्वश्रेष्ठ दूध शेड को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद इस अगर ऑपरेशन का हम लोग सबसे बड़े सहयोग इंजन की बात करें तो वो अमूल था। अमूल आप लोग जानते होंगे, जो अमूल दूध आता है उसका फुल फॉर्म है ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फ्लड का सबसे बड़ा सहयोगी था और इसी ने ऑपरेशन फ्लड को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। बाद बाकी ऑपरेशन फ्लड के तहत देश के 700 से अधिक शहरों कस्बों के उपभोक्ताओं को दूध उत्पादों से जोड़ने के लिए एक नेशनल मिल्क ग्रिड का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए श्वेत क्रांति के संदर्भ में। डेट याद कर लेना, किसके अंतर्गत शुरू किया गया। फिर इस श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें कि मिल्कमैन कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पर यानी कि 26 नवंबर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बाद बाकी ध्यान रखना, जो विश्व दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 1 जून को। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा शुरू किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ऑपरेशन फ्लड के तहत पहले चरण में देश के 4 सबसे बड़े शहरों में ग्राहकों के साथ 18 सर्वश्रेष्ठ दूध शेड को जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड में सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया, अमूल ने। और ऑपरेशन फ्लड के तहत देश के 700 से अधिक शहरों कस्बों के उपभोक्ताओं को दूध उत्पादकों से जोड़ने के लिए एक नेशनल मिल्क ग्रिड का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड की। अब ये वो क्रांतियां हैं जिनके संदर्भ में सीधा पूछा जाता है कि कौन सी किससे संबंधित है, तो इनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद ये आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पीली क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो ये संबंधित है खाद्य तेल व तिलहन से। नीली क्रांति जो संबंधित है वो किससे है, मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति देखो किससे संबंधित है, झींगा मछली और प्याज से। ठीक है, ध्यान रखना झींगा मछली और प्याज से गुलाबी क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति की हम लोग बात करें तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो यह सभी अन्य क्रांतियों से संबंधित थी। गोल क्रांति की हम लोग बात करें तो गोल क्रांति जो संबंधित है वो आलू के उत्पादन से है। कृष्ण या फिर काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित है। बैगनी क्रांति देखो बिल्कुल नई है, ये किसकी खेती से संबंधित है, ये है लवेंडर की खेती से। लवेंडर एक प्रकार का फूल होता है। तो हाल ही में, यानी कि हाल ही में तो नहीं, 4-5 साल पहले भारत सरकार के द्वारा बैगनी क्रांति शुरू की गई थी लवेंडर की खेती में बढ़ोतरी हेतु। भूरी क्रांति देखो कोको उत्पादन से संबंधित है, कोको वही कॉफी। बादामी क्रांति की बात करें तो यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति की बात करें तो यह है कपास उत्पादन से संबंधित। अब देखो कंफ्यूज मत होना, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है और रजत रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से। कपास में रेशे होते हैं तो ध्यान रखना, रजत रेशा क्रांति। लाल क्रांति की बात की जाए तो टमाटर और मांस से ये संबंधित थी, ध्यान रखना टमाटर और मांस से।
सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है। धूसर या फिर ग्रे क्रांति की बात की जाए तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और मीठी क्रांति, ये भी देखो नई है, मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। तो आप बहुत सी किताबों में इन दो को नहीं देखेंगे, एक बैंगनी क्रांति और दूसरा मीठी क्रांति। बैंगनी क्रांति आपकी हो गई लवेंडर की खेती के लिए और मीठी क्रांति आपकी हो गई मधुमक्खी पालन और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। बाद बाकी जो मीठी क्रांति है वो 2016 में शुरू की गई थी। तो ये आपकी हो गई सभी कृषि क्रांतियां। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए और वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।